नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रिकवरी का एक्शन प्लान और खास तौर पे फोकस है यहाँ रियल स्टेट। तो पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की कमर्शियल रियल स्टेट की, रेजिडेंशियल रियल स्टेट की, लेकिन रियल स्टेट इतनी बड़ी चीज होती है, इतनी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स आप देखते हैं, बड़े बड़े टाउनशिप्स देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिस प्रीमाइसेस देखते हैं। जाहिर सी बात है इनमें बहुत सारा पैसा लगता है, तो इसका एक बड़ा हिस्सा आता है पीई फंड से, जो कि रियल एस्टेट के अंदर निवेश करते हैं और ये पैसा बहुत बड़े पैमाने पर आता है। अब जबकि हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट एक झटका खा गया है और बुरी स्थिति में है कोरोना के बाद, तो क्या हालत है इन फंड्स की जिन्होंने बड़े पैमाने पर भारत में पिछले 2 दशकों के अंदर निवेश किया है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। थोड़ा सा गूढ़ विषय है, लेकिन इसे समझाने के लिए हमारे पास 2 शानदार मेहमान हैं जिन्हें आप पिछले 2 दिन से हमारे साथ देख रहे हैं। तो स्वागत हम करेंगे दोनों का, पंकज कपूर साहब और गुलाम जिया साहब। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंकज कपूर साहब, आपसे हमेशा पी फंड के पैसे को लेकर बहुत सारी बातें हुई। मेरे ख्याल से 1 दशक से हम भी ये बात कर रहे हैं कि इस पी फंड के पैसे ने ना इंडियन रियल एस्टेट को थोड़ा बिगाड़ के रख दिया था। बहुत आसानी से पैसा आया शुरू में और दिक्कतें हुई, लेकिन अब अगर हम आज के संदर्भ में बात करें कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ, खासतौर पे हमने देखा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 10 एक साल में कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रेजिडेंशियल में नहीं हुआ है। कंपैरेटिवली कम हुआ, वो साइड्स बदलते रहे, रिटेल में भी पैसा आया, इनफैक्ट वेयर हाउसिंग में बहुत पैसा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो मौजूदा परिस्थिति बनी है उसमें इन फंड्स को भी झटका लगेगा, हेयर कट्स लेने पड़ेंगे और इनके लिए भी एक कठिन समय होगा? देखिए, जो इन्वेस्टेड हैं उनको तो इम्पैक्ट लगेगा। अगर और जितना रीसेंट इन्वेस्टमेंट्स है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोलॉन्ग है वहाँ पे जो अटके हुए थे वहाँ पे तो उनको कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अटके हुए थे। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट गए थे वहाँ पे इम्पैक्ट होगा ही होगा, और मुझे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक मार्केट है जहाँ पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये ज़रूर दर्शाता है कि एक दूसरे तरीके का पैसा और मार्केट में आएगा और मार्केट उसे अट्रैक्ट करेगा। पहले एक लैंड के लिए बिल्डर्स प्राइवेट इक्विटी के पास जाता था और एक्सपेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदने की और इन्वेस्टमेंट होते थे और उसके बेसिस पे आईआर आती थी। अब मेरे ख्याल से जो पी फंड्स हैं वो क्रेडिट फंड्स बन गए हैं और डिस्ट्रेस फंड बन गए हैं। तो आज के दिन भी वो एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे मार्केट में से। तो मुझे लगता है कि पैसा आता जाएगा, बट नेवरदलेस जो पैसे की जो एस्पिरेशन रहती है, एक रिटर्न रहता है, वो आपको ज़रूर कम होता हुआ दिखाई देगा। जो अगर आप देखिए पिछले 1 दशक के अंदर एस्पिरेशन कम होती रही, जहाँ पहले 20-21% मिनिमम रिटर्न की अपेक्षा होती थी, वो घटते-घटते 18%, 16%, और मेरे ख्याल से 16% भी रियल एस्टेट को देना बहुत डिफिकल्ट है। मेरे ख्याल से उसको अपना एस्पिरेशन को मॉडरेट करना पड़ेगा। लेकिन इस मार्केट में जहाँ पे क्रेडिट की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्राइवेट इक्विटी एक अपना रोल अदा करने जा रहा है, लेकिन एसेट्स का क्लास बदल जाएगा, एक स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट बदल जाएगा और एक 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 पर्पस बदल जाएगा। पहले इन लैंड पे इन्वेस्ट होता था और लैंड पे ही एग्जिट होता था और आईआरआर वैसे बनाए जाते थे। उसके बाद डेट फंड्स आया, जिसके बेसिस के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन के ऊपर पैसा डाला, और कई हद तक वहाँ पे भी या इन्वेंटरी फंड वगैरह जहाँ पे गलतियाँ खाई लोगों ने वहाँ पे अटक गए। मेरे ख्याल से अब थोड़ी प्रूडेंट मनी आएगी। बिल्डर्स भी अभी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि एक्सेस टू क्रेडिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप बैंक्स देख लीजिए, बीच में एनबीएफसी की फंडिंग आ गई थी, बैंक्स भी विलिंग है खरीदने के लिए, और आज के दिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिल्डर जो है वो लैंड के लिए पैसा उठाएगा। ज़्यादातर जो भी पैसा उठाया जाएगा वो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए आएगा या स्टक-अप प्रोजेक्ट को लेके आएगा और स्ट्रेस प्रोजेक्ट के लिए आएगा। तो एक 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 अप्रोच फंड की बदल जाएगी, एक फंड का एप्लीकेशन बदल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर लगता है कि इस वक़्त भी मार्केट में जब ज़रूरत है पैसे की, तो पैसा ज़रूर पहुँचेगा, जी। और आप मार्केट में बहुत लिक्विडिटी है। राइट, तो आप कह रहे हैं कि अप्रोच बदलेगी लेकिन पैसा आता रहेगा। तो गुलाम जी, सब हमने देखा कि पिछले 1 दशक में, पिछले करीब 10 साल में एनपी फंड्स ने भी अपना रुख थोड़ा सा बदला। पहले हम देखते थे कि रेजिडेंशियल में काफी पैसा आता था, लेकिन धीरे 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 जो परसेंटेज है वो कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर
काफी बड़ा हो गया। अभी तो पिछले कुछ दिनों में इस कोविड के दौरान ही कुछ एक बड़े फंड्स के बयान भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बहुत हेवीली इन्वेस्ट किया पिछले 6-7 सालों में इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट में, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात की थी कि अभी ये स्ट्रगलिंग टाइम है। तो क्या इन फंड्स के लिए, खासतौर पर जिन्होंने कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उन्हें थोड़ी दिक्कतें झेलनी होगी फिलहाल? ये बिल्कुल होगा ये। और जैसा कि आपने याद दिलाया, पिछली बहस में जब हमने कमर्शियल रियल एस्टेट पे फोकस किया था, तब ये बात सामने आई थी कि शायद अगले 2-2.5 साल 3 साल दुविधाजनक होंगे, दिक्कत तलब होंगे। और वो चीज चूंकि इन एसेट क्लास के ओनर्स, ये ऑफिस प्राइवेट इक्विटीज हैं जिन्होंने इन ऑफिस को खरीदा है, तकरीबन हमारे अंदाजे के हिसाब से 190 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिसेज जो है इन प्राइवेट इक्विटीज के पास, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास रखी हुई है। दे आर द ओनर्स नाउ। तो उनको तो ये बहुत बड़ा सदमा भुगतना होगा अगले 1.5-2 साल। और ये बात, और जैसे आपने बताया कि पिछले चंद, खास तौर से पिछले 5 सालों में मेजॉरिटी जो प्राइवेट इक्विटी है, तकरीबन सारी की सारी, बारिंग 1-2 प्रोजेक्ट्स होंगे जो रेसिडेंशियल में गए हैं, वरना सभी ने मेजॉरिटी ऑफिस स्पेसेस में इन्वेस्ट किया है, कुछ थोड़े बहुत मॉल्स में गए हैं। और पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारा एक नया रुख जो वेयरहाउसिंग की तरफ बढ़ा है प्राइवेट इक्विटीज का, वो तो जारी है। हम इवन इनफैक्ट कोविड के दरमियान ये पिछले 2-2.5 महीने में वेयरहाउसिंग वो एक वाहिद इंडस्ट्री है, इकलौती एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है, जिसमें एक्साइटमेंट बढ़ता चला जा रहा है। तो वो चीज तो है प्राइवेट इक्विटीज के लिए, जैसा पंकज जी भी कह रहे हैं कि इनके कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते रहते हैं। एक वक्त था जब इनके पोर्टफोलियो में रेसिडेंशियल भी हुआ करता था, ऑफिसेस थे, रिटेल था। फिर वक्त आया जब रेसिडेंशियल तकरीबन खत्म हो चुका, सिर्फ ऑफिसेस और रिटेल पे फोकस किया। अब आगे चल के वेयरहाउसिंग भी, तकरीबन सारे प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स जिनको आप जानते हैं, जिन्होंने ऑफिस प्रॉपर्टीज खरीदी, पिछले 1-1.5 साल में तकरीबन सभी ने अपने वेयरहाउसेस फंड शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज जो है ये चलती रहेगी। वक्त के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का नजरिया, इन्वेस्टमेंट का फोकस तब्दील होता रहेगा। लेकिन चूंकि उनका मकसद, ये सारे फंड मैनेजर्स का मकसद है अपने इक्विटी आईआरआर्स को बढ़ाने का, अपने इन्वेस्टर्स को एक बेहतर रिटर्न देने का, और चूंकि ये उनका मकसद है, इसके लिए ये सब चलता रहेगा। लेकिन दरमियान में पिछले अगले 1-1.5 साल में जिन्होंने ऑफिस प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, जो फंड्स हैं, उनको दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत, जो एक और चीज आई एम श्योर आपका अगला सवाल उससे ताल्लुक रखता होगा, रीट को लेके है। ये सब रीट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। ये 190 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस जो बनी है, उसमें से शायद 15-20 मिलियन स्क्वायर फीट पहली रीट में गया है, मिलियन स्क्वायर फीट गया है, बाकी सारा जाना था। अब ये जो कोविड के कारण ये एक बहुत बड़ा बोझ जो सर पे आ पड़ा है, इससे रीट बनने में शायद अगले 1-1.5 साल तक के ये सारे के सारे कोल्ड स्टोरेज में चले जाएंगे। उनको दोबारा लाइव, उनको दोबारा जिंदा करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और उस समय तक चलते चलते वेयरहाउसिंग इन प्राइवेट इक्विटीज प्लेयर्स का फोकस रहेगा। राइट, तो आपने बिल्कुल सही कहा। अगला तो नहीं, लेकिन आने वाले क्रम में रीट का एक सवाल जरूर था जो शायद मैं कार्यक्रम के आखिर तक जाके पूछता कि रीट का यहां से क्या होगा। बहुत सारे रीट इन द लाइन थे, लेकिन अब जब ये सब दिक्कतें आ गई हैं तो आपने अंदाजा दे ही दिया कि अब वो 1-1.5 साल के लिए कोल्ड स्टोरेज में चले गए हैं। हालांकि कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पर अच्छा पैसा आने वाला है, ये भी आपने बताया। तो यार, रिटेल का नाम दिया पंकज जी, गुलाम जिया साहब ने, तो मैं आंकड़ा देखूं अगर कि कमर्शियल रियल एस्टेट में तो काफी पैसा आया, तकरीबन उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो कमर्शियल में ही आया पी फंड का। लेकिन अगर मैं रिटेल का आंकड़ा देखूं तो 2019 में 922 करोड़ आए हैं। अगर मैं रिटेल के कंपैरिजन कर लूं 2017-18 में, तो ये पैसा काफी दुगना, 3 गुना के आसपास पहुंच गया। लेकिन जिस तरीके से कमर्शियल हिट हुआ है इस समय, रिटेल तो मैं मानता हूं शायद उससे भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि इस समय मॉल्स का रुख शायद इतनी आसानी से लोग नहीं करेंगे। दफ्तर तो वो जगह हुई जहां आगे पीछे आदमी ने जाना है, लेकिन मॉल्स में शॉप्स खुलेंगी, थिएटर खुलेंगे, वहां पर खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, ये अभी थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। आपको क्या लगता है, रिटेल में और ज्यादा बड़ा हिट होगा? देखिए, रिटेल में तो जरूर काफी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने की जरूरत है। पेंडेमिक हैज क्रिएटेड अ बिग इश्यूज, और सबसे ज्यादा अगर, और सबसे पहला अगर इम्पैक्ट था वो रिटेल मॉल के ऊपर था, जहाँ पे कंपनीज के रेवेन्यू के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। बट मुझे ये दूसरा ये लगता है कि हमारा जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज बहुत है, रिटेल मार्केट। अब अगर आज भी देख लीजिए तो 95% मार्केट जो है वो अनऑर्गेनाइज रिटेल है। हालांकि अभी ई कॉमर्स इमर्ज हो रहा है, बाकी इसके बावजूद भी जो छोटी शहर हैं
वहाँ पे एक्सपेंशन के बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी है। तो एक या दो मॉल हर एक छोटी-छोटी सिटीज़ में ही अगर आना चालू हो जाए, तो वो इटसेल्फ बताता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं ये नहीं सोचता कि ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे रिटेल की पेंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ, इसकी वजह से रिटेल में अभी पैसा नहीं आएगा। ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल जो है वो आपका एक बड़ा सेगमेंट है ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी का। और मेरे हिसाब से इंडिया जो है काफ़ी अनऑर्गनाइज़्ड उस सेगमेंट में रहा है अभी तक। तो छोटी शहरों में इसका एक्सपेंशन होगा और साथ में वेयर हाउसिंग का होगा। मैं इसके बावजूद एक और भी बात करता हूँ, मैं बहुत ही होपफुल हूँ, क्योंकि जितने भी मार्केट के फोर्सेस हैं, जितनी भी सप्लाई और डिमांड की जो सिचुएशन है और डेट है, ये एक तरफ दर्शाता है कि जो मार्केट के फोर्सेस और इकोनॉमी है, ये एक फोर्स करेंगे एक वी शेप रिकवरी के लिए, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लिए। तो अगर आप देख लीजिए, तो पहले जो मनी लैंड और के लिए आती थी, अब वो ज्यादा प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए होगी। और मुझे ये दिखता है कि प्राइवेट इक्विटी रिटेल और वेयर हाउसिंग के साथ साथ शायद रेजिडेंशियल की तरफ भी वापस अपनी रुझान बढ़ाता हुआ दिखेगा, जैसे ही पोस्ट कोविड। और आज नहीं तो नेक्स्ट 5 महीने और 6 महीने की बात है, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि रेजिडेंशियल जो है कंट्रीब्यूट करता है 80-85% मार्केट का, जहां पे सबसे बड़ी इन्वेंट्री 9 ट्रिलियन रुपीस वर्थ ऑफ इन्वेंट्री स्टॉकअप है, और इसकी 90% जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। इसका रिजोल्यूशन आना जरूरी है, आज नहीं तो आगे चल के गवर्नमेंट रियलाइज करेगी और शायद कोई इंसेंटिव्स लेके आएगी। आज तो गवर्नमेंट ने खड़े होके बोल दिया कि भाई तुम प्राइस कम करो, और बिल्डर कहते हैं हम प्राइस नहीं कम करेंगे और आप कुछ नया इंसेंटिव कीजिए या रोल ओवर कीजिए। आई थिंक देयर वुड बी सम resolution which will come, and it will not take much of the time, and very fast recovery you will see in the residential real estate market. And 2008 to 2009, if you look at even in 2006 to 2008, first tranche of the money was going into commercial, and then 2009 9 onwards till 2013-14 जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो रेजिडेंशियल की तरफ हुआ जी। कमर्शियल सेंस, क्योंकि लॉन्ग ड्राउन इम्पैक्ट होने वाला है। आई सी उसके उधर रुझान होने की वजह से, उधर स्लो डाउन होने की वजह से आप देखेंगे प्राइवेट इक्विटी को वापस से रेजिडेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये एक एंगल है कि आप मान रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी वापस से अब जो है वो रेजिडेंशियल का रुख करेगी। लेकिन इन सारी बातों में जो बात आपने भी कही, और ये मैं पिछले 2 एपिसोड से भी सोच ही रहा था, तो गुलाम जिया साहब से पूछते हैं। बात हालांकि हम प्राइवेट इक्विटी की कर रहे हैं, लेकिन गुलाम साहब ऐसे कुछ रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा हूं, आप बताएंगे कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि बहुत सारा पैसा कह लीजिए या बहुत सारी एक्टिविटी कह लीजिए वो टियर 2 सिटीज की तरफ शिफ्ट होने जा रही है, क्योंकि अब बड़े शहर जहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली, मुंबई या महानगर, कलकत्ता की हम बात कर ले, तो वहां पर ये कोविड का इंपैक्ट है कि लोग अब थोड़ा अपने होम टाउन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या कमर्शियल एक्टिविटीज या छोटे ऑफिसेज या रिटेल, जैसा भी पंकज जी कह रहे थे, या इवन वहां का रेजिडेंशियल रियल एस्टेट भी, क्या वहां पर हम एक ग्रोथ देखेंगे आती हुई, या फिर ये बहुत ही छोटा फिनोमेना है, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि 6-8 महीने में वो सिर्फ लोग चले गए हैं तो वहीं रह जाएंगे और लौट के नहीं आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोविड शायद पिछले 100 साल से किसी ने इस प्रकार की कोई बीमारी, महामारी नहीं देखी है। पिछली जो स्पेनिश फ्लू के बाद से तकरीबन 100-102 साल हो चले हैं। और अगर हम ये कहें, हम और आप ये कहें किसी एनालिसिस के बेसिस पर कि कोविड के उस पार, कोविड के दूसरी तरफ इस तरह का समा बंधने वाला है, मैं तो कहना चाहूंगा कि हम नहीं जानते आगे क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हम इस समय अटकलें लगा रहे हैं, उन अटकलों के बेसिस पे ये अंदाजा करना मुश्किल है कि कोविड के निकलने के बाद क्या हमारा रुख बदल जाएगा, क्या हम टियर 2 पे ज्यादा फोकस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी ज्यादा सच्चाई होगी, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी महामारियां इस लेवल की नहीं आई हो, चाहे वो H1N1 हो, सार्स हो, बहुत सारे आए थे। जैसे आपके पास वैक्सीनेशन आता है तो वापस से दुनिया वापस जहां की वहां हो जाती है। आपने एक समंदर पे पानी में एक पत्थर फेंका, रिपल्स उठे, सब साकित हो गया, सब सही हो गया, उसके बाद हर चीज जहां थी वहां चली जाती है। तो ये डिसरप्शन मोमेंटरी है, उसके दूसरी तरफ क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ उस बेसिस पर अगर मैं ये कहने लगूं कि अब
इसके बाद हर शख्स अपने अपने मकान से काम करेगा, अपने अपने गांव में चला जाएगा और वहीं से सारी जिंदगी दोबारा शुरू होगी। मेरे ख्याल से ये कहना सही नहीं होगा। ठीक है, नहीं, एक अच्छा पर्सपेक्टिव है, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि इस समय काफी सारी ऐसी चीजें पढ़ने देखने में आ रही हैं और उनको बातचीत में लाना एक बढ़िया है। आपने इसका एक अच्छा उदाहरण अपनी तरफ से दिया। पंकज जी, जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि वेयर हाउसिंग, देखिए वेयर हाउसिंग तो यूं भी ऑलरेडी इंडिया में काफी ग्रो कर ही रही थी और पी फंड्स उसमें काफी पैसा डाल रहे थे। कोविड ने शायद इस मौके को और बड़ा कर दिया क्योंकि इस समय जो आपकी सप्लाईज आ रही हैं सारी, या आप कह लें कि अभी दुकानें बंद हैं, अब धीरे धीरे खुल रही हैं, लेकिन आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो और चमक रहा है इस दौरान। उनके नंबर्स भी बता रहे हैं कि उन्होंने काफी बेहतर कर दिया ड्यूरिंग कोविड भी, जहां जहां अलाउ थी, और अब भी शायद लोगों का भरोसा उधर ही रहेगा। तो अब एक बड़ा पैसा पी फंड्स का हम वेयर हाउसिंग में, हम स्टोरेजेस में, इनमें आता हुआ देखेंगे, जो ऑलरेडी आ रहा था, लेकिन क्या यहां से और बढ़ेगा? बिल्कुल। और दूसरा इसका एक और भी है कि अगर आप देखें तो पहले जो लैंड की जो वैल्यूज थी वो इतनी ज्यादा थी, कई जगह पे ये अनवायबल रहता था क्योंकि वेयर हाउसिंग में जो रेंटल चलता है उसका एक थ्रेशोल्ड रहता है। आप 20 रुपए से 28 रुपए के रेंटल के अंदर आप एक चीज मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कई जगह पे लैंड कॉस्ट जो प्रिवेलिंग होती थी, जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वहाँ की जो प्रिवेलिंग लैंड कॉस्ट हुआ करती थी, वो उसके लिए जो है इतनी पर्याप्त नहीं होती थी कि इस तरीके की यील्ड के ऊपर जो है एक वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट लिया जाए। लेकिन कोविड और जो रैशनलाइजेशन होते हुए हम देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा रैशनलाइजेशन आपके लैंड कॉस्ट पे होगा। और क्योंकि ई कॉमर्स और ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल दोनों में मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, तो आप लॉजिस्टिक को और ज्यादा पनपता हुआ देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। जो पहले इनफिजिबल थे, जो जहाँ पे हायर लैंड कॉस्ट थी, वो मॉडरेट लैंड कॉस्ट की वजह से वहाँ पे भी वेयर हाउसिंग पॉसिबल हो पाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं जरूर सोचता हूँ कि वेयर हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करेगा और वहाँ पे सबसे बड़ी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो बहुत ही इनसफिशिएंट है हमारे देश के लिए। अगर ग्रोथ होनी है ई कॉमर्स के लिए तो हमारी वेयर हाउसिंग की ग्रोथ बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है। राइट। गुलाम साहब, क्योंकि अब समय थोड़ा कम रह गया तो मैं पी फंड्स पे एक सवाल ये लेना चाहता था कि अभी जो हालात बने हुए हैं, और आपने सही कहा कि टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन पी फंड्स वगैरह जो होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका थोड़ा सा रुझान बहुत शॉर्ट टर्म भी हो जाता है कई बार। तो क्या शॉर्ट टर्म में ही भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से ये थोड़ा दूर रहना पसंद करेंगे? जब देखेंगे कि हाँ अब चीजें बेहतरी की तरफ है तभी वापस इधर का रुख करेंगे, तब तक थोड़ा एक धीमापन देखेंगे हम इनकी एक्टिविटीज में? देखिए, एक चीज इस समय मैं टेबल सामने लाना चाहूंगा कि ये फंड्स जो हैं, मनी मैनेज करना इनका बिजनेस है। इन्वेस्टर्स के पैसे, उनको अच्छा रिटर्न देना, ये इनकी स्पेशलिटी है। अगर इंडिया में नहीं, भारत वर्ष में अगर वो नहीं देख रहे तो और कहाँ देखेंगे? तो ये जो ऑल्टरनेट का सवाल है, अगर आपको लगता है कि भारत की जगह पर कोई दूसरी इकोनॉमी तेजी से बढ़ेगी जहां पर इनको अपने पैसे लगाने चाहिए, तो उस कंट्री का नाम बताएं। जो जिस प्रकार से हमारी बातें चल रही हैं, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिकाज हो, जो जो बहुत बड़े वर्ल्ड के ग्रोथ इंजन हुआ करते थे, उनमें इस महामारी का इतना भयंकर इम्पैक्ट आया है कि वहां पर तो इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही। और जो चाइना को लेके जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जैसे तैयार हो रहा है, उसमें चाइना को लेके भी एक बड़ा सवाल है कि क्या निवेशक चाइना में अपना अगला पैसा डालेंगे? शायद वहां पर भी आंसर एक बहुत बड़ा नो है। तो फिर ऑप्शंस बचे क्या? उसके बाद शायद अगर आप जापान, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और इंडिया या इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो कंट्रीज हैं, इन्हीं में आपको इन्वेस्ट करना होगा। और इन सब के दरमियान भारत का एक अपना एक बहुत बड़ा स्टेचर है, एक बहुत बड़ा मकाम है। तो अगर आप ये पूछें कि अगर भारत में निवेश नहीं करेंगे तो अगला सवाल आता है तो फिर कहाँ करेंगे? तो जाहिर सी बात है, ये एक मोमेंटरी पेन जो है ये सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भारत से नजर उठ जाए या नजर चूक जाए, ये होता हुआ ना मैं मिड टर्म में देख रहा हूँ ना लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छी बात कही जिया साहब आपने, और क्योंकि मेरा समय भी समाप्त हो रहा है, मैं इसी चीज पर इसको वाइंड अप भी करना चाहूंगा कि जो हम बात भी कर रहे हैं इस समय कि क्या ये कोविड हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया, अब हम इसे कैसे देखते हैं वो अलग बात है। लेकिन जो आपने रियल एस्टेट के टर्म्स में कहा कि भारत नहीं तो और कहां, तो हम भी यही चाहेंगे कि भारत नहीं तो और कहां, चाहे वो पी फंड्स हो और
चाहे और किसी तरह से ये निवेश यहाँ पर आ रहा हो। तो पिछले 3 दिन में बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, चाहे वो कमर्शियल रियल एस्टेट की बात हमने की हो, चाहे लोगों के अपने घर से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे उनके रेंटल्स की बात हो या फिर पी फंड्स की बात हो। तो यही कहेंगे कि ये समय है, अभी हम में से किसी के लिए भी ये आकलन लगा पाना मुश्किल है कि आगे जाके होगा क्या। जितनी चीज़ें खराब दिख रही हैं उससे थोड़ी सी और खराब हो सकती हैं, जितना हम सोच रहे हैं कि खराब होगा उससे कम खराब भी हो सकता है। तो बहुत कुछ है जो भविष्य के गर्त पे है, पर हम यही कर सकते हैं कि पॉजिटिव रह सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस बीमारी का समाधान आए, चीज़ें अपनी जगह पे बैठे और जो नुकसान इस दौरान हो गया है तमाम सेक्टर्स को, ना सिर्फ रियल एस्टेट को, उस नुकसान की भरपाई हम जल्द से जल्द कर पाएं। किन तौर तरीकों से होगी, क्या नई स्ट्रेटेजीज आएंगी, क्या नए डायनामिक्स देखने को मिलेंगे, वो शायद थोड़े थोड़े वक्त में ही पता चलेगा। अभी बहुत ज़्यादा कयास लगाना, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि मुश्किल ही है यहाँ से, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आने वाला वक्त कि क्या होता है, क्या बिल्डर दाम घटाते हैं, क्या उससे घर बिकते हैं, क्या रियल एस्टेट में पी मनी और ज़्यादा आता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो यहाँ से बन रहा है और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत शानदार तस्वीर आपके सामने खींची है और हम ये उम्मीद करेंगे कि ये तस्वीर लगभग जैसी हमने बात की दिखाई दे और वक्त वक्त पे हम इन्हें दोबारा बुलाएंगे ताकि उस तस्वीर में कुछ और रंग, कुछ और पहलू आपको दिखा सके। तो आप दोनों का ही हमारे साथ लगातार 3 दिन इतनी बढ़िया बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें समझाने के लिए रियल एस्टेट का नया पहलू जो कि कोविड के दौरान आया है। तो चलिए दर्शकों से भी लेंगे यहाँ पर इजाजत और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस खास सीरीज रिकवरी का एक्शन प्लान में रियल एस्टेट पे हमारे साथ 3 दिन बिताए। बाकी CNBC आवाज पर ऐसे बहुत सारे रिकवरी एक्शन प्लान आपके लिए चल रहे हैं, उन्हें भी देखिए। नमस्कार।